डियर स्टूडेंट्स, पिछली ई क्लास में हमने मराठा संघ के महत्वपूर्ण जितने भी पेशवा थे उनके कार्यकाल के बारे में जाना। इस क्लास में हम पहले और महत्वपूर्ण पेशवा बालाजी विश्वनाथ का समय और उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जो समय है, कार्यकाल है, वो था 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। और इसने जिन महत्वपूर्ण कार्यों को किया अपने समय में, वो इस प्रकार है। सबसे पहला इसका कार्य था मराठों के राजा छत्रपति शाहू को गद्दी पर बैठाना, क्योंकि वो जो शाहू था वो मुग़ल सम्राट की कैद में था, तो उसे वहाँ से रिहा करवा के और मराठा सरदारों को एकत्र करके उसने बालाजी विश्वनाथ ने कुछ अन्य मराठा सरदारों की सहायता से इसको पहले अपनी गद्दी पर बैठाया और फिर धीरे धीरे उसकी जो तात्कालिक समस्याएं थी, यानी मराठा छत्रपति की, शाहू की, उन समस्याओं का भी इसने एक एक करके समाधान किया। तो पहला तो इसका महत्वपूर्ण कार्य था छत्रपति शाहू को गद्दी पर बैठाना। दूसरा कार्य था शाहू की सत्ता को सुदृढ़ करना, यानी अब मुग़लों की कैद में रहने के बाद से रिहा होने के बाद अब ये गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बहुत सारे महत्वाकांक्षी, चाहे जागीरदार हों या परिवार के अन्य राजकुमार या और व्यक्ति, वो भी राजा की शक्ति को चुनौती देते रहते थे। तो इसलिए उसका दूसरा कार्य था शाहू की सत्ता को जो भी चुनौती दे रहे थे या उसकी जो समस्याएं थी उनका समाधान करना। उसमें पहला काम था ताराबाई की शक्ति का दमन। ताराबाई और उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय, ये भी छत्रपति की गद्दी के लिए दावेदार थे, इसलिए सबसे पहला कार्य था उन दावेदारों से मुक्ति पाना। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, जो पड़ोस का एक राज्य था कोल्हापुर, उसका छत्रपति था संभाजी और संभाजी की माता का नाम था राजसबाई। तो बालाजी विश्वनाथ ने कोल्हापुर के इस छत्रपति संभाजी और उसकी माँ को पहले अपनी तरफ किया, उनको विश्वास पात्र बनाकर उनकी सहायता से धोखे से ताराबाई और उसके पुत्र संभाजी को कोल्हापुर बुलाया और फिर उनको कोल्हापुर के किले में कैद करवा दिया। तो इस प्रकार थोड़ी नीति अपनाकर, इसने चालाकी की नीति अपनाकर पहले जो दावेदार थे उन दावेदारों से मुक्ति पाई, उनको कैद करवा दिया और बाद में उनका वध करवा दिया गया। दूसरी समस्या थी शाहू की, जो कुछ मराठा सरदार थे जो शाहू का विरोध कर रहे थे और उसके लिए कालांतर में चुनौती बन सकते थे। इसके लिए, और उनमें भी दो प्रमुख थे, एक थे कान्होजी आगरे और दूसरे दामाजी घोरट। ये खुले तौर पर शाहू की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इनमें से कान्होजी आगरे को तो बालाजी विश्वनाथ ने समझा बुझाकर शाहू के पक्ष में कर लिया और दामोजी घोरट के साथ युद्ध करके उसको पराजित किया और बाद में उसका वध करवा दिया गया। तो इस प्रकार से यह समस्या भी समाप्त हुई। जहाँ तक आर्थिक संकट का प्रश्न था, बालाजी विश्वनाथ ने महाराष्ट्र के व्यापारियों से ब्याज पर बहुत बड़ी रकम लेकर उधार ली, इसका भी समाधान कर लिया और इसी ब्याज पर ली हुई रकम से ही उसने नई मराठा सेना का पुनर्गठन किया। तो इस प्रकार एक ही तो ये कार्य हो गया उसकी शाहू की जो तात्कालिक समस्याएं थी उनका समाधान करना। फिर एक इसके समय की, हालांकि अगर हम देखें तो 1713 से 1720 ईस्वी, यानी सिर्फ 7 वर्ष का छोटा सा समय था, लेकिन इसमें भी बालाजी विश्वनाथ ने मराठा संघ की जो आधारभूत नींव है वो छत्रपति की गद्दी को, उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए 7 वर्ष के छोटे से समय में। इसका अगला महत्वपूर्ण कार्य था मराठा राज्य का पुनर्गठन। तो देखिए, धन की व्यवस्था हो गई, राजा गद्दी पे बैठ गया,
विरोधियों को दबा दिया गया, उनका दमन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में असली चुनौती आती है प्रशासन करने की। जो प्रशासनिक व्यवस्था पिछले शिवाजी के समय में जो छापामार युद्ध इनका चलता रहा, गोरिल्ला युद्ध मुगलों के विरुद्ध, उसके दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए उस व्यवस्था का पुनर्गठन करना, एक यदि आपको एक बड़ा और स्थायी राज्य बनाना है तो वो ज़रूरी था। पुनर्गठन करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने पहला ये जो कार्य किया, सुधार किया, वो था मराठा जागीरों को वंशानुगत बनाना। यानी अब जितनी भी जागीरें थी मराठा राज्य में छत्रपति शाहू के अधीन, उनके जागीरदारों को किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं हो कि आज उनके पास ये जागीर है, कल हो सकता है नहीं हो। इसलिए उनकी जागीरों को वंशानुगत बना दिया। और उन जागीरों में दूसरा सुधार उसने ये किया कि कर व्यवस्था बनाई, लागू की 34:66 की। अर्थात 34 यानी एक जागीर से जितना भी कर एकत्र होगा, उस कर का 34% हिस्सा तो छत्रपति शाहू को कर के रूप में दिया जाएगा और 66% हिस्सा वो जो जागीरदार है वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए अपने उपयोग में देगा। तो और यह जो विभाजन था, वो विभाजन बहुत ज़्यादा जागीरदारों के पक्ष में था। यानी 34%, आमतौर पर ये 50-50% रहता था, या 60% राजा को दिया जाए, 40% अपने लिए रखे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने इसका जो प्रतिशत था वो थोड़ा सा जागीरदारों की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो खुश रह सके और भविष्य में विद्रोह न करें। और अब उसके साथ साथ सिर्फ ये जागीरदारी ही नहीं, जागीरदारी में जो प्रशासन के लिए नियुक्त किए जाते हैं छोटे छोटे पदों पर, उन प्रशासनिक पदों को भी वंशानुगत बना दिया गया। अब इस तरह से एक तरह से बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि शाहू के स्वामी भक्त बनाए रखने के लिए अपने प्रशासन में, अपने मराठा राज्य में जिन व्यक्तियों को भी वो जितना ज़्यादा खुश कर सकता था, यानी जागीरों को जागीरें दे के, ज़्यादा धन दे के, और उनको वंशानुगत बना के कर दिया कि अब आपके उसकी गद्दी को कोई खतरा नहीं है जागीरों को। उसी प्रकार से प्रशासनिक पदों को भी वंशानुगत बना दिया। लेकिन ये जो दोनों तीनों सुधार थे, ये मराठा राज्य के लिए बाद में बहुत अधिक घातक सिद्ध हुए। एक तो ये हुआ कि जो 34 और 66% का इसने व्यवस्था की थी, इस वित्तीय व्यवस्था से आरंभ में तो शांति रही, लेकिन बाद में छत्रपति अब मराठा सरदारों का पेंशनर बन गया। यानी उसकी अपनी आय का तो कोई साधन रहा नहीं, या जो था वो थोड़ा बहुत था, और अधिकतर उसको उन मराठा जागीरदारों से जो अपना 34% मिलता था उसी के ऊपर ही गुजारा करना पड़ता था। तो बाद में इससे छत्रपति की जो स्थिति थी, उस स्थिति में कमजोरी आई। और दूसरा, ये प्रशासनिक पदों को वंशानुगत बना देने से भी अब छत्रपति के लिए इतनी अधिक जो स्वामी भक्ति थी वो स्वामी भक्ति नहीं रही, और जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे वो अपने व्यक्तिगत लाभ में ज़्यादा जुट गए। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ द्वारा प्रशासन की जो ये व्यवस्था की गई, उससे अब मराठा राज्य पूरी तरह से मराठा संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। और एक और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था बालाजी विश्वनाथ के समय में, जो महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि रही, वो थी मुग़ल मराठा संधि। यह 1719 ईस्वी में हुई थी सैयद हुसैन अली खां और बालाजी विश्वनाथ के बीच में। जो सैयद हुसैन अली खां था वो मुग़ल सम्राट का प्रतिनिधि था, और इधर बालाजी विश्वनाथ मराठा छत्रपति शाहू का प्रतिनिधि। तो इस संधि में क्या क्या शर्तें तय हुई? पहली बड़ी शर्त थी कि दक्षिण भारत के जो 6 मुग़ल सूबे हैं, यानी जिन पर मुग़लों का अधिकार है, मुग़ल प्रांत,
उनसे अब मराठा जो राज्य थे या छत्रपति शाहू, वो चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलेंगे। इससे पहले क्या होता था कि इतने बड़े बड़े ये जो प्रांत थे दक्षिण भारत के, वहाँ से क्योंकि समृद्ध प्रांत थे, बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता था, कर के रूप में बड़ी संपन्नता आती थी वहाँ से। उससे उसके ऊपर क्योंकि मुगलों का अधिकार था और उनसे होने वाली आय भी जाहिर है मुगल सम्राट के उसमें खजाने में ही जाएगी। लेकिन अब उन 6 महत्वपूर्ण सूबों से मराठों को अधिकार मिल गया कि वो अपना चौथ एवं सरदेशमुखी नाम का कर वसूल कर सके। और इसके बदले में क्या मिलेगा भाई? मुगल सम्राट अगर इतने 6 सूबे दे रहा है तो बदले में उसको जो हानि होगी उसकी भरपाई कैसे होगी? तो मराठा छत्रपति सालाना 10 लाख रुपए मुगल सम्राट को देगा। और सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं, उसको सैनिक तौर पर भी उसका लाभ दिया जाएगा मुगल सम्राट को। उसके लिए यह तय हुआ कि 15,000 की मराठा घुड़सवार सेना अब मुगल सम्राट की सेवा में रहेगी। तो एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व भी रह गया, यानी मुगल दरबार में जो कुछ भी गतिविधियां होती है उससे छत्रपति शाहू या मराठा राज्य अनभिज्ञ नहीं रहेगा, पता चलता रहेगा कि वहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही है। और मुगल सम्राट को भी ये एक संतुष्टि रहेगी कि मराठा राज्य की जो सेना है वो उसकी सेवा में उपस्थित है। एक तीसरी शर्त थी, चौथी, कि शाहू की माँ यशुबाई, यानी छत्रपति शाहू को तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके परिवार के सदस्य और उसकी माता अभी भी मुगल सम्राट की कैद में थी। तो अब यह शर्त भी रखी गई कि शाहू की माँ यशुबाई और अन्य परिवारजनों को भी मुगल सम्राट की कैद से रिहा कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये तो अभी प्रतिनिधि ही अपनी संधि कर रहे थे, इसलिए एक यह भी रखा गया कि मुगल सम्राट से इस संधि की पुष्टि करवा दी जाएगी। तो यह बालाजी विश्वनाथ के समय में बहुत महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि थी, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने न सिर्फ शाहू की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि दक्षिण भारत के 6 मुगल सूबों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूली का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। और ये वो अधिकार था जिसके लिए मराठे शिवाजी के समय से प्रयास कर रहे थे। तो अगले ई लेक्चर में हम दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। और कहा जाता है कि शिवाजी के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मराठा इतिहास में हुआ तो वो पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसका समय था 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी। इसके बारे में हम अगले ई लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।